आनंदपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था जो एक जादुई घने जंगल के किनारे बसा था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में रवि अपनी पत्नी आरती और एक 9 वर्ष के बेटे गोलू के साथ रहा करता था। रवि खेती करता जिससे कि उनका गुजारा हो रहा था। अरे आरती, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने के लिए ऐसे भी देर हो रही है। और गोलू अभी सोकर उठा है या नहीं? आरती एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से रवि के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद भिंडी की सब्जी रखी है। अब न कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। क्या बात है, भिंडी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद रवि कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में रवि को उसके 2 दोस्त दीपक और विनय मिल जाते हैं। अरे रवि भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई, क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें काम पर जाना है। लेकिन इस बार गांव में जादुई ठंड पड़ने वाली है जो सालों में एक बार आती है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? अरे नहीं रवि भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में ऐसी ठंड गिरेगी जिसकी ठंडी हवा पत्थर को भी जमा देगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष इसी जादुई ठंड के कारण गांव के 6 लोग जम गए थे, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है, तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम कंबल खरीद सकें। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताई थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर रवि खेत की ओर निकल जाता है। रवि खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब दिखाई देती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों न मैं जंगल से वे सूखी लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा, और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाए। फिर रवि कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद रवि घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब दीपक और विनय से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, हम यह कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा रवि जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ, ठीक है। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम यह बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। फिर रवि कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। ओह, क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे लकड़ियों के पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रवि हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर रवि लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे दीपक और विनय रोक लेते हैं।
अरे रवि भाई, तुम ढेर सारी लकड़ियाँ हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियाँ चूल्हा जलाने के लिए लग जाती है। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन रवि भाई, हमें तो यह पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे होंगे तो सही ही होगा। दीपक और विनय को रवि की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। रवि जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ ही दिन बाद गांव में ठंड गिरना भी शुरू हो गई थी। रवि अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 10 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वह बोर्ड देखते हैं तो उन्हें रवि की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज लकड़ियां काटने जंगल जाता था। भाई, क्या तुमने रवि के घर के बाहर वह बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 10 रुपए लिखी थी? रवि ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से फ्री में लकड़ियां काटकर हमें 10 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब रवि जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे। तब वह हर रोज कुछ न कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। अरे, तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? रवि से 10 किलो रुपए खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। यह बात जब रवि को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा जादुई चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जा ही न पाए। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिससे कि अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती है जो जल सके। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब रवि और आरती बारिश देखते हैं तो वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है प्रकृति के देव ने हमारी सुन ली और रात को बारिश करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई और अब मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो बेचने की बजाय 20 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 10 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 20 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो यह सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। प्रकृति के देव ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी और अब आप इसका गलत फायदा न उठाए। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो ही रखें। मैं लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई है वह दैवीय संकेत था कि गांव वाले को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 20 रुपए किलो ही बेचूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर आरती को बहुत ही दुख होता है और रवि अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उसमें 20 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। यह देख गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। देख रही हो मीना बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे ही जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नेहा बहन। हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियां नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है नेहा बहन,
जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब रवि ने लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो रखा था, लेकिन जब ठंडियां बढ़ चुकी हैं तो उसने लकड़ियों का दाम 20 रुपए किलो कर दिया है। वह सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी रवि के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें रवि से 20 किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ियों से आग तापते हैं। रवि का लकड़ी बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उससे ही सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ उसके अंदर अहंकार और लालच आ गया था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जो कि ठंड से बहुत ही कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। दया करके मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मैं तुम्हें सच्चे दिल की दुआ दूंगी। माफ करिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके यह लकड़ियां जंगल से काटी है, इसीलिए मैं यह आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में लकड़ियां नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ न गवाए। आप यहाँ से जा सकती है। बुरी औरत बहुत ही निराश मन से वहां से चली जाती है। रवि के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ गया था और उसे शायद यह पता नहीं था कि अहंकार ही दैवीय दंड का कारण होता है। अगले दिन रवि को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह रवि आरती से कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना, और याद रहे किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे यह बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अभी भी मौका है। हमें पैसे कमाने के साथ साथ प्रकृति के देव की कृपा भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात को मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए, ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सकें और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं जितना बोलता हूँ बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर आरती इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि दैवीय न्याय की घड़ी नजदीक है। इसके बाद रवि दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब सिर्फ रवि की पत्नी और उसका 9 साल का एक बेटा ही था। आरती घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा गोलू घर के अंदर खेल रहा था। गोलू को बहुत ही ठंड लग रही थी और गोलू अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही है। यहाँ जो पिताजी ने लकड़ियाँ रखी हैं, मैं भी उसमें आग लगाकर आग ताप लेता हूँ। गोलू बहुत ही नादान था। वह यह नहीं जानता था कि अहंकार से भरी हुई लकड़ी में आग लगाने पर पूरा भंडार ही धधक उठता है। गोलू एक लकड़ी में आग लगा देता है। अहंकार से भरी होने के कारण सारी लकड़ियों में तुरंत ही आग लग जाती है और वह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। देखते ही देखते उनका घर जलने लग जाता है। आरती बाहर खड़े होकर रोते हुए सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयंकर आग लग चुकी थी और कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि रवि ने सब पर थोड़े से पैसे के लिए अत्याचार किया था और जादुई शक्तियां किसी को पास नहीं आने दे रही थी। उस आग में रवि का बेटा गोलू भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब रवि घर वापस आता है तो आरती उसे सारी कहानी बताती है। यह सुन रवि बहुत ही रोने लग जाता है और उसे अपने लालच और अहंकार के कारण दैवीय दंड की सजा मिल जाती है।